गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। देखो बच्चों, अपन ने सेंटर ऑफ मास के अंदर मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन वाले एग्जांपल्स को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज अपन जो पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है एक स्प्रिंग मास सिस्टम वाला पार्ट। स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर अपन देखेंगे कि किस तरीके से जब स्प्रिंग के दो ब्लॉक मूव कर रहे होते हैं तो मैक्सिमम एक्सपेंशन और कंप्रेशन की कैलकुलेशन कैसे करनी होती है, और सेंटर ऑफ मास के उन्हीं तरीकों से वो चीज़ कितनी ईजी पड़ती है। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्प्रिंग मास सिस्टम। क्या देखने वाले हैं अपन? स्प्रिंग मास सिस्टम। ठीक है, तो स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर फर्स्ट अपन देख रहे हैं मेथड वन। मेथड वन के अंदर अपन क्या अप्लाई करेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन का मेथड क्या बोलता है? जैसे मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं। मान लो बच्चों कि ये दो ब्लॉक है, ये स्प्रिंग से आपने कनेक्ट कर दिया और ये M है, ये 2 है, ये जा रहा है 3v वेलोसिटी से और ये जा रहा है v वेलोसिटी से। स्प्रिंग कांस्टेंट आपको k दे रखा है और क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड आउट द मैक्सिमम एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर आपको मैक्सिमम एक्सपेंशन बताना है। क्यों होगा मैक्सिमम एक्सपेंशन? ऑब्वियस सी बात है कि ये जो ब्लॉक है वो इधर जा रहा है, वो ब्लॉक उधर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें मैक्सिमम एक्सपेंशन आने वाला है। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है वो अपन कैसे करेंगे? देखो बच्चों, पहला मेथड जो अपन देखने वाला है वो है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर क्या होगा, जैसे आप खुद सोचना, ये दो ब्लॉक है। अब मैंने देखा कि इसका मोमेंटम ज़्यादा है, इसका मोमेंटम जो है वो थोड़ा कम है तो सही, पर क्या है, थोड़ा कम है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे ये दो ब्लॉक है, इसमें एक का मोमेंटम इधर वाले का ज़्यादा, इधर वाले का क्या है, कम है, तो ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा। फिर ओवरऑल होगा क्या कि इस वाले का मोमेंटम कम है, इसका मोमेंटम ज़्यादा है, तो ये इसको खींच के लेके जाएगा। पर तब तक क्या हो चुका होगा, वो जो स्प्रिंग है वो क्या बन चुकी होगी? स्ट्रिंग। क्या बन चुकी होगी? स्ट्रिंग, क्योंकि मैक्सिमम एक्सपेंशन हो चुका है, यानी स्प्रिंग मैक्सिमम स्ट्रेच हो चुकी है। अब किसके इन्फ्लुएंस में जा रहे हैं? जिसका मोमेंटम ज़्यादा है। तो बाद में जब मैक्सिमम एक्सपेंशन होगा तो वहाँ क्या देखने को मिल रहा है? मैक्सिमम एक्सपेंशन पे हमारे को ये चीज़ देखने को मिल रही है कि दोनों कॉमन वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम अपन इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं? पहला टाइप इसके अंदर हम करेंगे कि आपको कुछ नहीं करना है। फर्स्ट सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा कि यहाँ पे इनिशियल डायग्राम मैंने बनाया, ये आ गया जब एक्सपेंशन नहीं था, ये 2m और ये m, ये आ रहा है 3v वेलोसिटी से और ये जा रहा है v वेलोसिटी से। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, जब मैक्सिमम एक्सपेंशन होगा तो क्या आ जाएगा? ये मैक्सिमम एक्सपेंशन आ चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने एक का एक्सपेंशन तो ज़्यादा बनाया है और एक का एक्सपेंशन कम बनाया। ऑब्वियस सी बात है, इसका मोमेंटम ज़्यादा है तो इसका एक्सपेंशन मैं ज़्यादा बनाऊंगा। तो यहाँ ज़्यादा बना दिया है, कितने? ये जाने लगा इधर, ठीक है, और ये क्या जाने लगा? इधर की तरफ। ठीक, पर जब मैक्सिमम एक्सपेंशन आया तो क्या होगा? ये पहले जा रहा था इधर की तरफ, अब क्या हुआ? मैक्सिमम एक्सपेंशन आ चुका है। तो मैक्सिमम एक्सपेंशन के टाइम पे अगर मैं कहूँ कि ये v वेलोसिटी से जा रहा है तो ये भी किधर से जाएगा? v वेलोसिटी से, क्योंकि ये वाला जो सिनेरियो था वो स्टार्टिंग कंडीशन थी, स्टार्टिंग कंडीशन। और ये कौन सी कंडीशन है? मैक्सिमम एक्सपेंशन। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे कि मैक्सिमम एक्सपेंशन पे क्या हुआ है? तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि एट मैक्सिमम एक्सपेंशन spring is converted
into string. Spring is converted into string and they will move with common velocity. They will move with common velocity in the direction of the block having greater momentum. क्या चीज बोली यहाँ पे कि उसकी डायरेक्शन में मूव करेंगे जिसकी डायरेक्शन में क्या होगा, ज्यादा मोमेंटम होगा। अब देखो पहला काम मुझे क्या है, ये तो नोट पॉइंट बना के हमने लिख लिया कि ये स्टार पॉइंट हो गया, पर अब मेरे को क्या करना है, पहले तो कैलकुलेट करूंगा क्या, कॉमन वेलोसिटी। कैसे निकालते हैं कॉमन वेलोसिटी, यह आएगा v की वैल्यू अगर अपन निकालना चाहते हैं क्या जाएगा, देखो यह आएगा इसका मोमेंटम यानी m इंटू 3v, पॉजिटिव डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, प्लस यहाँ 2m और यहाँ पे माइनस v डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यही होगा ना। तो m1 की जगह तो m आ जाएगा और यहाँ m2 की जगह क्या आ जाएगा, 2m आ जाएगा, यही होगा। ठीक है, अब देखो जब अपन यहाँ पे इसको सॉल्व करने लगेंगे तो क्या आएगा, मैंने देखा कि v कॉमन की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, देखो 3mv और 2mv, तो क्या बचा mv डिवाइडेड बाय यहाँ क्या बना 3m, तो यह आ गया m, आंसर कितना आ गया v/3। यानी दोनों जो है वो कॉमन वेलोसिटी से जा रहे होंगे। और देखो आपने देखा कि यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे के सारे किधर की तरफ जा रहे हैं, राइट डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अब इसमें क्या है कि हमें पता है ऑल द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, तो क्या करेंगे, एनर्जी विल बी कंजर्व, जो एनर्जी है वो क्या रहने वाली है, कंजर्व रहने वाली। तो जब एनर्जी कंजर्व रहने वाली है तो क्या लिखेंगे भैया, के इनिशियल प्लस पी इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस पी फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बारे में चर्चा करते हैं, काइनेटिक एनर्जी स्केलर होती है तो उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या लिखेंगे, हाफ। अच्छा पहले एक चीज ध्यान में रखना, मैंने आप लोगों को पहले बता भी दिया है, फिर से बताता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग की क्या होती है, 0, क्योंकि अपन उसको रेफरेंस मान के चलते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, 0, क्योंकि ये क्या है हमारी इनिशियल और ये हमारी क्या है फाइनल। यहाँ पे क्या हो चुका है, टोटल एक्सपेंशन कितना आ चुका है, टोटल एक्सपेंशन की अगर बात करो तो टोटल एक्सपेंशन कितना, x, वही तो मैक्सिमम है, तो मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो देखो ध्यान से समझना जो चीज़ मैं समझाने जा रहा हूँ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पहले ब्लॉक की हाफ m और यहाँ पे 3v का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले की हाफ 2m इंटू v का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0, ये तो इनिशियल कंडीशन। फाइनल क्या हो जाएगी, हाफ m क्या आएगा, वेलोसिटी v कॉमन का स्क्वायर प्लस हाफ 2m, यहाँ वेलोसिटी v कॉमन का स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, यही आने वाला है। अब बताओ यहाँ कितना आ गया, देखो 9mv स्क्वायर बाई 2, यहाँ 2mv स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ लिख दें 11mv स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू, देखो यहाँ क्या आएगा, ये 3m हो चुका है तो 3m अपॉन 2 और v की जगह क्या लिखेंगे, कॉमन वेलोसिटी क्या जाएगा, v स्क्वायर बाय 9 प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, क्या आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ से इससे कैंसिल 3 टाइम्स, तो कितना हुआ, ये आ गया हमारे पास 11mv स्क्वायर बाय 2 माइनस कितना आ जाएगा 1/6mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ देखो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेने से हमें एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 33 में से अपने क्या किया 1, तो कितना आ जाएगा 32, तो ये आ जाएगा 32 mv स्क्वायर अपॉन 6
इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने एक चीज़ देखी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो निकल के आई वो आ गई 32 mv स्क्वायर अपॉन 3k। यह आ गया, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई अंडर रूट ऑफ 32 mv स्क्वायर अपॉन k 3k। यह आ गया। अब मेरे से पूछा जाए कि कौन कितना एक्सपेंड हुआ होगा, अगर मेरे से पूछा जाए तो कौन कितना एक्सपेंड हुआ होगा तो वो कैसे निकालें। तो वहाँ पे चर्चा अगर अपन करेंगे तो देखो यहाँ पे कौन कितना किसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा, तो आप वहाँ पे ये लगा सकते हो कि टोटल एक्सपेंशन पता है, ये x1 है और ये क्या है x2 है ना। तो आप यहाँ पे उसका वैल्यू यूज़ कर सकते हो कि इसका तो देखो 3 टाइम्स कंट्रीब्यूशन है और इसका कितना है 1 टाइम, जैसे मोमेंटम का रेशो होता है ना वैसे। आप यहाँ देखो कि P1 P2 की अगर अपन बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो इसका 3 टाइम्स आ रहा है और इसका 2 टाइम्स आ रहा है, क्योंकि 2 MV है और ये MV है। तो आप ऐसे कह सकते हो x1 की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, अगर मैं इसकी बात करूँ तो कितना आ जाएगा 3/5 भाई 3 MV 2 MV, तो टोटल कितना हो गया 5 हो गया। तो 5 अगर अपन देखें तो 5 में से 3 वाला पार्ट किसका है, इसका, और 2 वाला पार्ट किसका है, इसका। तो अपन ये कह सकते हैं ये आ जाएगा 32 MV स्क्वायर बाय k। और x2 की अगर मैं बात करूँ तो x2 कितना आ जाएगा 2/5 अंडर रूट ऑफ 32 MV स्क्वायर बाय k। खैर ये ज़्यादा ऐसी सच इन्फॉर्मेशन में नहीं है। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया बच्चों, क्या हो चुका है ये हमारा फर्स्ट वाला मेथड कि किस तरीके से हमारे को क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। मेथड नंबर 2 के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, विद द रेफरेंस फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या देखने वाले हैं, विद द रेफरेंस फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अब सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किस तरीके से करना है ध्यान से देखेंगे सब लोग। चलो नेक्स्ट मेथड की अगर अपन बात करें तो मेथड नंबर 2, मेथड 2 क्या है, विद रेफरेंस फ्रेम ऑफ COM। क्या है रेफरेंस फ्रेम, अब अपन जो लेने वाले हैं वो किसका लेने वाले हैं, सेंटर ऑफ मास का। चलो सेंटर ऑफ मास वाले में उसी क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, किस तरीके से कि हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था ये m मास का ब्लॉक, ये 2m मास का था, ये v वेलोसिटी से जा रहा था और ये 3v वेलोसिटी से जा रहा था। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम से अगर अपन देखें तो किस तरीके से अपने को सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम से निकालना है, देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमें एक चीज़ पता है, पहले इस मेथड के अंदर क्या करना है कि अगर मैं यहाँ देखूँ तो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास भी होगा, इसका COM बीच में या कहीं इधर उधर होगा, इन दोनों के बीच में ही रहने वाला है, कहीं बाहर तो नहीं होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि सेंटर ऑफ मास जो है क्या करोगे, फर्स्ट क्या करना है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ COM। क्या निकालने वाले हैं अपन, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे कि VCM इज इक्वल टू m1v1 यानी m इंटू 3v प्लस यहाँ 2m इंटू -v डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2m प्लस m।
यहाँ कितना आ जाएगा, VCM की वैल्यू जो आने वाली है वो कितनी आ जाएगी, 3 MV में से 2 MV गए तो MV डिवाइडेड बाय 3M, यहाँ से कितना आ गया, V/3। क्या निकल के आ गया, V/3। तो पहली चीज अपन ने देखी कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है, निकाल लिया। अब दूसरी चीज क्या करो, देखो सेकंड वाले स्टेप को ध्यान से समझना कि मुझे यहाँ पे पता लग गया कि VCM जो है वो इधर जा रहा है कितनी वेलोसिटी से, इधर की तरफ। तो अगर मैं अगले डायग्राम की बात करूं, अगले डायग्राम में मतलब कि जैसे ये हमारा तो इसमें क्या हुआ, हमने ये देखा कि ये M और ये जा रहा है 3V से, ये हो गया 2M और ये जा रहा है कितने से, V से। तो और हमने ये देखा कि सेंटर ऑफ मास जो है वो इधर जा रहा है। अगर मैंने मेरा रेफरेंस फ्रेम किसको चेंज कर दिया, सेंटर ऑफ मास को। चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि हम जाके बैठ गए किस पे, सेंटर ऑफ मास पे। किस पे जाके बैठ गए हैं हम, सेंटर ऑफ मास पे। मतलब मैंने मेरा ऑब्जर्वर जो बिठाया वो कहाँ बिठा दिया है बच्चों, सेंटर ऑफ मास पे। तो मुझे एक चीज़ बताओ, मेरे लिए सेंटर ऑफ मास क्या हो चुका है, अब रुक चुका है। मेरे लिए सेंटर ऑफ मास क्या हो चुका है, रुक चुका है। क्योंकि अगर हम सेंटर ऑफ मास का रेफरेंस फ्रेम बना रहे हैं, मैंने आपको बताया था ना, जिस पे भी अपन रेफरेंस फ्रेम को शिफ्ट करते हैं वहाँ पे सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता है, वहाँ पे वो फ्रेम हमारे लिए रुक जाता है। तो यहाँ हमारा फ्रेम सेंटर ऑफ मास का, तो सेंटर ऑफ मास हमारे लिए रुक चुका है। तो सेंटर ऑफ मास हमने रोक दिया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर सेंटर ऑफ मास रुक चुका है मतलब मुझे, अगर अपन डेफिनेशन से देखें तो हमारे हिसाब से सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि अगर सेंटर ऑफ मास मूविंग कंडीशन में है तो पूरा सिस्टम मूविंग कंडीशन में, अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट कंडीशन में है तो इसका मतलब पूरा सिस्टम रेस्ट पे नहीं, उसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम कुछ इस ढंग से मूव कर रहा होगा। अगर राइट वाला ब्लॉक राइट में जा रहा है, ये इधर वाला ब्लॉक अगर इधर जा रहा है तो इधर वाला ब्लॉक इधर जा रहा होगा, ताकि सेंटर ऑफ मास कहाँ बना रहे, उसी पोजीशन पे। तो अगर मैं यहाँ कहूँ तो सेंटर ऑफ मास रुक चुका है, तो यहाँ पे आप क्या लगा दो, VCM। इस पे भी क्या लगा दो, VCM। रोकने के लिए आपने इधर ही लगाया ना, तो आप इधर ही लगाओ। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी अगर मैं VNet बात करूँ तो VNet क्या आएगा, तो VNet आ चुका है 3V माइनस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी, V/3। क्या आ गया, 8V/3 आ गया। अच्छा, इसके लिए बात करें तो नेट वेलोसिटी क्या आई, VNet इज इक्वल टू V प्लस VCM। कितना आया, ये आ जाएगा V प्लस, ये आ जाएगा V/3, कितना आ गया 4V/3। अगर आपको क्रॉस चेक करना है ना तो क्रॉस चेक कर लो, यहाँ पे दोनों का मोमेंटम अब बराबर आ रहा होगा। देखो 2m इंटू 4V/3 कितना आ गया, 8mV/3, m इंटू 8V/3 कितना आ गया, 8mV/3। ऑब्वियस ही बात है, जितना मोमेंटम राइट साइड में इसका इधर आ रहा होगा उसका उधर आ रहा है लेफ्ट साइड में। यही तो करना था अपने को भी। अब इसके बाद मुझे बताओ, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रुक चुका है, तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे अगर ये ब्लॉक इधर जा रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा, तो अगर अपन यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगाए तो ये जितनी भी इनकी काइनेटिक एनर्जी है वही किस में कन्वर्ट हो रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो अब अपन क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। क्या आ जाएगा, हाफ 2m। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक की अगर बात करें तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ गया 4V/3 का स्क्वायर। क्यों, इसका मास हो गया 2m और इसका कितना हो गया 4V/3। फिर प्लस इसकी बात करें तो ये आएगा हाफ m और ये आ जाएगा 8V/3 का स्क्वायर। अब ये किसके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग यानी हाफ के x²। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितना आएगा, अगर अपन देखें तो ये आ गया 16mv²/9 और ये कितना आ गया, देखो 8 का अंडर रूट होता है 64, तो यहाँ कितना जाएगा 32mv²/9 इज इक्वल टू हाफ के x²। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, ये कैंसिल होने पे ये सारी चीज़ें यही आने वाली है। तो ये आ गया 48
mv स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये से ये देखो 3 से कैंसिल हो रहा है तो ये और ये 16, तो देखो आंसर हमारा क्या आया, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 32 mv स्क्वायर बाय 3k। 32 mv स्क्वायर बाय 3k। बात समझ में आई या नहीं आई कि हमने यहाँ पे देखा कि इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है ना। तो अब देखो इसमें प्रैक्टिस के लिए आप बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हो, बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है इस चीज़ को। तो आप दोनों मेथड में से किस भी अप्लाई कर सकते हो, पर बाकी तो मैं यही कहूँगा कि अगर अपन सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम से करेंगे तो क्वेश्चन जो होगा वो बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन ईजी सा ऐसा ही बताता हूँ। मान लो मुझे ये दे दिया गया कि ये और यहाँ पे ये एक ब्लॉक है, ये बोल दिया है 3v नहीं, ये ले लेते हैं 4v, ये मास हो गया 2m, यहाँ पे हो गया 3m और यहाँ पे हो गया v, ये भी v से जा रहा है, और यहाँ आ गया kx, k स्प्रिंग कांस्टेंट। वही पूछा हुआ है हमारे से, फाइंड मैक्सिमम एक्सपेंशन इन स्प्रिंग। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहला काम, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या करूँगा, VCM निकालूंगा। VCM कैसे, 2m इंटू 4v प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 3m इंटू v डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना आ गया 5m। तो यहाँ मुझे बताओ अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, VCM की जो वैल्यू आई वो कितनी आ जाएगी, ये आ गई 3mv और ये 8mv, कितना हो गया 11mv, तो आ गया 11mv अपॉन 5m, तो इससे कैंसिल हो गया, आंसर आया 11v बाय 5। तो ये अपन ने किसकी वेलोसिटी निकाली है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखो VCM की वैल्यू ही आ गई, ठीक। अब हमारा काम क्या था कि सेंटर ऑफ मास को रोको, तो रोकेंगे कैसे, कि सबसे पहले मैंने देखा कि सेंटर ऑफ मास जो है वो राइट डायरेक्शन में ही जा रहा है, कितनी, VCM से। ये वाला जो ब्लॉक है वो जा रहा है कितने से, 4v से, और ये वाला जो ब्लॉक है वो जा रहा है v से। अब मेरा काम क्या है कि सेंटर ऑफ मास को रोक देना। तो जैसे ही मैंने मेरा रेफरेंस फ्रेम सेंटर ऑफ मास पे बनाया तो VCM हमारे लिए रुक गया, तो मैं इसके लिए भी VCM इधर लगा दूंगा, इसके लिए भी VCM इधर लगा दूंगा। जहाँ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जैसे आई वैसे करेंगे। तो इसकी क्या आ गई, v नेट क्या आ जाएगा, 4v माइनस 11v बाय 5 आएगा कि नहीं आएगा, तो आंसर आया हमारे पास 9v बाय 5। इसके लिए देखें तो v नेट कितना आया, यह आ गया v माइनस 11v बाय 5, अपने को दिख रहा है क्या आएगा यहाँ पे, माइनस 6v बाय 5। ये सोचने की जरूरत नहीं कि माइनस में क्यों आया, ऑब्वियस सी बात है, सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में सेंटर ऑफ मास की ज़्यादा वेलोसिटी आ रही है तो ये ब्लॉक इधर दूर जाता हुआ नजर आएगा। अब मेरा काम क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक, हाफ मास कितना है, देखो 2m है, और नेट वेलोसिटी कितनी है 9v बाय 5। आपको क्रॉस चेक करना हो तो एक बार इनके मोमेंटम को देख लो। ये आ रहा है मोमेंटम 6v बाय 5 इंटू 3m, कितना हो गया 18v बाय 5। ये आ गया 2m इंटू 9v बाय 5 यानी 18mv बाय 5, पर ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में। फिर प्लस ये आ गया हाफ 3m इंटू 6v बाय 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ क्या आ गया, ये इससे अगर देखोगे तो ये आ गया 81 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, नहीं चलो यहाँ अपन देखेंगे 81 mv स्क्वायर बाय 25 प्लस ये कितना आ गया 36 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 18 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 54 mv स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखें तो दोनों को ऐड करो तो 81 और ये आ गया 135 हो चुका है ये, तो 135 डिवाइड बाय 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 27 अपॉन 5 mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ से आ चुकी है हमारे पास 27 mv स्क्वायर अपॉन 54 आएगा यहाँ पे, ये 2 भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 5k, ये हमारा आंसर आ गया। तो आप लोग देख रहे हो कि सेंटर ऑफ मास का जो मेथड है वो ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू द एनर्जी कंजर्वेशन। तो हम इसकी हेल्प से कभी भी मैक्सिमम और मिनिमम एक्सपेंशन की कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है।
जल्दी से मुझे रिप्लाई करके बता दो कि ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई, जल्दी से फटाक से। चलो देखो बेटा, यहाँ पे मैंने जो स्टेप करी है, जिन जिन बच्चों का यहाँ पे पूछना है कि किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग की इक्वल होगी। देखो अगर सेंटर ऑफ मास रुक चुका है तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में नेट मोमेंटम जीरो हो चुका है। अगर सेंटर ऑफ मास रुक गया इसका मतलब क्या हो गया, वीसीएम जीरो। वीसीएम जीरो होने का मतलब नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो। मतलब अगर एक इधर जा रहा होगा तो दूसरा अपने आप इधर जाएगा, ताकि नेट मोमेंटम क्या है, जीरो। अब अगर नेट इधर की तरफ सारी की सारी है, अब सोचो एक ब्लॉक इधर जा रहा है एक ब्लॉक इधर जा रहा है, तो नेट इधर वाले की काइनेटिक एनर्जी और इधर वाले की, ये दोनों अपनी अपनी तरफ एक्सपेंड कर रहे हैं, और वो कितना होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी गया कि 130 बाय 25 है, तो आंसर आ गया 54। अब मैं आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप सभी इसको करके मुझे भेजें, व्हाट्सएप करें अपने ग्रुप वगैरह के अंदर, ताकि मैं आप लोगों को उसके अंदर क्रॉस चेक करके बता दूं। कुछ बच्चे होमवर्क नहीं भेजते हैं। आप सभी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। इसलिए मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो बच्चे होमवर्क के अंदर थोड़ी लापरवाही कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट पे थोड़ा फोकस करो, होमवर्क करने लग जाओ। चलो नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो सभी बच्चों को करके लेके आने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ये M ये 3M ये 2V ये 3V ये 8K, सबके अंदर ये बताना है मैक्सिमम एक्सपेंशन। दूसरा ये M ये 2M, यहाँ पे V और ये 2V और यहाँ पे 2K। इसमें बोला हुआ है फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन। क्या बोला हुआ है, मैक्सिमम कंप्रेशन। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे अपन बात करें तो थर्ड क्वेश्चन क्या हो चुका है, ये 2M 2V 3M 4V 4K और यहाँ पे फाइंड मैक्सिमम एक्सपेंशन। क्या बोला हुआ है, फाइंड मैक्सिमम एक्सपेंशन। ये तीनों क्वेश्चन आपको होमवर्क के अंदर करके लेके आने हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये था बच्चों मोमेंटम वाला पार्ट स्प्रिंग मास सिस्टम का। अब अपन देखते हैं कि किस तरीके से फोर्स वाले एग्जांपल्स को करना होता है, ठीक है। चलो अब मैं इसको रब कर रहा हूं। चलो अब नेक्स्ट जो है वो है फोर्स टाइप। फोर्सेज आर अप्लाइड। अब आपने क्या कर रखा है, फोर्स को अप्लाई कर रखा है, ठीक है। तो फोर्स को अप्लाई करने का मतलब ये स्प्रिंग के, ये M2 ये M1
ये F2, ये F1, और आपसे पूछा हुआ है वही फाइंड आउट द मैक्सिमम एक्सपेंशन इन स्प्रिंग। क्या बोला हुआ है? मैक्सिमम एक्सपेंशन स्प्रिंग के अंदर बताना है। तो देखो, जैसे उसके अंदर किया था वैसे इसके अंदर करेंगे। क्या कि सबसे पहला काम क्या करो, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल लो। क्यों? कहीं ना कहीं मुझे सेंटर ऑफ मास से बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा? अगर ये पूरा सिस्टम में देखो, अगर राइट साइड में जा रहा है तो सेंटर ऑफ मास भी जा रहा होगा। तो किस तरीके से सोल्व करेंगे? देखो, अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो क्या होगा, ये हमारी इनिशियल कंडीशन हो गई। क्या? M2, यहाँ पे क्या आया? M1, और यहाँ पे कितना है? F2, और यहाँ पे F1, ये दे रखा है। अब मुझे पता है कि सबसे पहले मुझे क्या करना है। अगर मेरे से बोल दिया लेट सपोज कि F2 इज ग्रेटर देन F1 दे रखा है। क्या दे रखा है? F2 इज ग्रेटर देन F1। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहला काम वही, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ COM। क्या बताना है? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर F2 ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास ऐसे जा रहा होगा। तो यहाँ क्या जाएगा? देखो, सेंटर ऑफ मास का ACM कैसे निकालेंगे? यह आता है F नेट डिवाइड बाय M टोटल। क्या आएगा? F नेट, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ये क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन में। तो क्या करूँ? यह आ जाएगा F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। पहला काम तो हमने निकाल लिया। क्या? कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे बताओ, सेंटर ऑफ मास इतने एक्सेलरेशन से जा रहा है। अब पहले तो ये सिस्टम जब वेलोसिटी वाले केस में था तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम था। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं थे, पर अब यहाँ फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। और मैंने आपको बताया था, जब कभी भी सिस्टम नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है तो अपन क्या अप्लाई करते हैं रोकने के लिए? सूडो फोर्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप के लिए ट्राई टू स्टॉप सेंटर ऑफ मास। क्या करना है? सेंटर ऑफ मास को स्टॉप करना है। तो मुझे पता है सेंटर ऑफ मास को स्टॉप करने के लिए मुझे यहाँ पे ACM अप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या है? ACM जो निकल के आया। ठीक है ना। अब दूसरे वाले ब्लॉक्स पे भी क्या होगा कि मुझे पता है दूसरे वाले ब्लॉक पे क्या करूँगा? सूडो फोर्स अप्लाई करूँगा। यहाँ आएगा M2 इंटू ACM। यहाँ पे वाले पे अगर बात करूँ तो यहाँ वाले पे क्या होगा? यहाँ आ जाएगा M1 इंटू ACM। ये तो M2 इंटू ACM, ये क्या आ गया? M1 इंटू ACM। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ F नेट की, तो F नेट क्या आ गया? F2 माइनस M2 इंटू ACM, M2 इंटू ACM। और यहाँ क्या आ जाएगा? F नेट की अगर मैं बात करूँ तो F नेट क्या आ गया? F1 प्लस M1 इंटू ACM, क्योंकि बाय द वे ही सही ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ क्या होगा? देखो ध्यान से समझना, ये ब्लॉक की इनिशियल कंडीशन है ना। अब ये ब्लॉक खिसक के यहाँ आ गया। मान लो इसने डिस्प्लेस किया x2 और इसने इसको डिस्प्लेस किया कितना? x1 किया। तो मेरे से अगर पूछा जाए कि इसको डिस्प्लेस करने वाला फोर्स कौन सा है, तो इसको डिस्प्लेस करने वाला फोर्स है F1 प्लस M1 इंटू ACM। और यहाँ पे डिस्प्लेस करने वाला कौन है? F2 प्लस M2 इंटू ACM है। तो इसका मतलब, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, यह आएगा, है ना। तो अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ क्या अप्लाई करना चाहिए? क्या एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। क्यों? हमें ये नहीं पता है कि F1 और F2 किस टाइप के फोर्स है। और मैंने आपको बताया था एनर्जी कंजर्वेशन इज वैलिड ओनली व्हेन द एक्सटर्नल एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आर जीरो। अब यहाँ पे ऐसा हमारे को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये नॉन कंजर्वेटिव या कंजर्वेटिव है, एक्सटर्नल फोर्स है या क्या है। तो अपन यहाँ क्या अप्लाई करें? यहाँ अप्लाई करेंगे वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू डेल्टा के। क्या अप्लाई करेंगे? वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू
डेल्टा के। अब यहाँ पे क्या चीज़ की इंफॉर्मेशन मुझे पता लग रही है वो मैं आप लोगों को बताऊँ। तो हमें क्या चीज़ पता लग रही है बच्चों, मुझे यहाँ पे पता है ये x2 डिस्प्लेस हुआ, ये x1 डिस्प्लेस हुआ, पर मुझे एक चीज़ पता है, क्या? मैक्सिमम एक्सपेंशन अकर, मैक्सिमम एक्सपेंशन अकर only when the net velocity of both blocks become zero। अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों, कि ये जीरो क्यों होगा? अरे भाई ये जहाँ अगर मूव करता रहेगा तो एक्सपेंशन आता रहेगा ना, ये भी मूव करता रहेगा तो एक्सपेंशन आता रहेगा ना। अब यहाँ कॉमन वेलोसिटी जैसा तो है ही नहीं, क्योंकि इनकी एक कुछ इनिशियल मोमेंटम तो है ही नहीं। तो अपन क्या करेंगे भाई, ये दोनों सेंटर ऑफ मास रुका हुआ है तो यहाँ पे यूँ जा रहे होंगे ना, जहाँ जाके ये रुक जाएंगे, क्या उससे आगे जा पा रहे? नहीं। तो नहीं जा पा रहे तो वहाँ पे ही क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई ना। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई तो वहीं पे क्या आ रहा है, मैक्सिमम एक्सपेंशन। अब मैं कैसे अप्लाई करूँगा, वर्क डन बाय F1 प्लस वर्क डन बाय F2 प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। स्टार्ट हुए तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, मैक्सिमम एक्सपेंशन में भी काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि मैक्सिमम एक्सपेंशन आएगा तभी जब आपकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो बताओ वर्क डन बाय F1 क्या इधर ही लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो क्या लिखेंगे, यह आएगा F1 प्लस M1 इंटू ACM इंटू x1 प्लस इसका फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, क्या आ जाएगा, वर्क डन पॉजिटिव F2 माइनस M2 इंटू ACM इंटू x2 प्लस स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन क्या होता है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि नेचुरल लेंथ से एक्सपेंड या कंप्रेस करते हैं, तो आएगा माइनस ऑफ हाफ, टोटल कितना k x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, है ना। ये माइनस क्यों आया, नेचुरल लेंथ से एक्सपेंड और कंप्रेस करने पे। तो अब बताओ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, F1 प्लस M1 यह वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, F2 माइनस F1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू x1 प्लस F2 माइनस M2 F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू x2 इज इक्वल टू हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर आया। अब मुझे बताओ ये M1 F1 प्लस M2 F1 बनेगा, यह आएगा M1 F2 माइनस M1 F1 तो कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा ये M2 F1 प्लस M1 F2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू x1 प्लस इसको देखो M1 F2 प्लस M2 F2 माइनस M2 F2 वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो वही M1 F2 और प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हुआ तो क्या आ जाएगा, M2 F1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू x2 इज इक्वल टू हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां देखो ये दोनों फोर्सेस बराबर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, दोनों फोर्सेस बराबर, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, बराबर, M2 F1 प्लस M1 F2 M2 F1 प्लस M1 F2 डिवाइड बाई ये, तो x1 x2 कॉमन आ जाएगा तो क्या लिखोगे, M1 F2 प्लस M2 F1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। यहाँ से x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 2 M1 F2 प्लस M2 F1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू के, ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे जो चीज़ समझ में नहीं आएगी वो क्या कि सर हमेशा इतना ही पार्ट सॉल्व करना है क्या, क्या हमेशा हमें क्या इतना ही पार्ट सॉल्व करना है क्या, नहीं, क्यों नहीं। तो देखो एक स्टार पॉइंट बना के बताता हूँ ताकि आप लोगों को वो कंसेप्ट थोड़ा पकड़ में आ जाए। क्या है, अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे आ गया, ACM अगर जीरो हो गया, तो इसका मतलब
एफ नेट भी क्या हुआ होगा, 0। तो अगर एफ नेट 0 आएगा तो जितना फोर्स इस पे आएगा उतना ही फोर्स क्या आएगा इस पे, हमेशा जितना फोर्स इस पे आएगा उतना ही हमेशा फोर्स इस पे आएगा। तो अगर मैं यहाँ जो भी लिखूंगा तो आप ऐसे लिख सकते हो, एफ नेट जो आपने किसी F1 प्लस M1 ACM को यहाँ से जैसे भी करके निकाला है, मतलब सूडो फोर्स अप्लाई करके किसी एक का नेट फोर्स निकाल लिया, इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। यहाँ से डायरेक्ट x1 प्लस x2 आ जाएगा आपके कितना, ट्वाइस एफ नेट अपॉन के। ये हमारा आंसर आ जाएगा, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जल्दी से मुझे रिप्लाई करो, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू देखो इसको समझाता हूँ कि किस तरीके से ये चीज़ सही से आ जाएगी। जैसे मान लो मुझे क्वेश्चन दे दिया गया कि ये है, ये 2m, ये m, ये 3f, ये f, अब बोला जाए कि डायरेक्ट आंसर निकालो, और यहाँ बोल दिया 2k। अब बोला जाए कि x मैक्सिमम बताओ, क्या बोला जाए, x मैक्सिमम बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, करने का तरीका सीधा सा है, पहले तो वही ACM निकालो, क्या जाएगा 3f माइनस एफ डिवाइडेड बाय 3m, कितना आ गया 2f बाय 3 आ गया। अब किसी एक ब्लॉक पे निकाल लो, जैसे ये 3f इधर हुआ, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास किधर लगेगा 2m इंटू ACM, एक पे निकाल लो, क्या जाएगा 3f माइनस 2m इंटू 2f बाई 3, कितना आ गया ये 5f अपॉन, यहाँ 3m आएगा ना, तो कितना आ गया 5f बाय 3, ये आ गया। तो आंसर क्या लिखोगे, 5f अपॉन 3 इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू हाफ के की जगह कितना लिखेंगे 2k, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ x1 प्लस x2 से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या आ गया यहाँ पे 8f अपॉन, नहीं इससे कैंसिल हो गया, तो यह आ जाएगा 5f अपॉन 3k, ये आंसर आ गया, यानी टोटल एक्सपेंशन यह आ गया। अगर मेरे से पूछता है कि किसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, तो हमें पता है ACM अगर 0 है तो M1 x1 प्लस M2 x2 की वैल्यू भी क्या होगी 0। तो इसका मास मान लो ये x2 चला है, ये कितना चला है x1, तो कैसे निकालेंगे 2m, तो इसका मास चला किधर x2 माइनस m, उसका मास चला कितना x1 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो ये आएगा देखो x1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x2, और यहाँ पे अपने को अगर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3x2 इज इक्वल टू 5f अपॉन 3k, तो x2 की वैल्यू क्या आ गई 5f बाय 9k, और x1 कितना आ जाएगा 10f बाय 9k, ये आंसर आ गया। तो ये है बच्चों इसकी शॉर्ट ट्रिक, होपफुली आप सभी को ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए इसके क्वेश्चन दे रहा हूँ, सभी बच्चे जो नॉर्मल मेथड है उसी से अप्लाई करके सॉल्व करें। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि ये 2m m 3f 2f k, इसमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो दे रखा है वो है 3m 2m, यहाँ 4f, यहाँ 6f, यहाँ k, इसमें बताना है। एक हमें क्वेश्चन दे रखा है 3m, ये 2m, यहाँ लगा रखा है f, ठीक है, और यहाँ 3k। तो सभी को ये क्वेश्चन सॉल्व करके भेजने हैं। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कल वाले में मैं इम्पल्स के बारे में बताऊंगा, और इम्पल्स के साथ साथ ये चीज़ें भी बताऊंगा कि
कोलिजन के अंदर क्या क्या टाइप होते हैं, किस तरीके से कोलिजन के क्वेश्चन को किया जाता है। ठीक।